Hello everyone. I hope you all are doing great and I welcome you all back to my channel ACE UPSC with Nitya Pandey. I welcome you to the series of PSIR Topper Copy Analysis जहां पर हम उत्कर्ष द्विवेदी की कॉपीज को एनालाइज कर रहे हैं. We have started with the Topper Copy Analysis of Paper 1 Part A जिसके काफी क्वेश्चंस हम ऑलरेडी वीडियोस में डिस्कस भी कर चुके हैं. आज के इस वीडियो में हम रिमेनिंग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स द एनालिसिस ऑफ पेपर 1 पार्ट बी. So without any delay, let's begin. Okay, so the first question over here is socialism is like a hat that has lost its shape because everyone wears it. This is said by C.E.M. Joad. Discuss the relevance of socialism in 21st century. 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन है. तो क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है कि सोशलिज्म एक हैट है जो कि अपनी शेप को लूज कर चुका है बिकॉज एवरीवन वियर्स इट. देन उसका रेलिवेंस बताना है आपको इन 21st सेंचुरी. ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे इन्होंने स्टार्ट किया. सो फर्स्ट ही हैज स्टार्टेड विद जोसेफ ए शुम्पेटर इन हिज बुक कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी डिस्क्राइब सोशलिज्म एज द अरेंजमेंट ऑफ सोसाइटी in which all means of production are publicly owned and what and how to produce and who is to get what is decided by a public authority. ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है, सोशलिज्म को डिफाइन किया है. बट सिंस दिस इज अ PSIR पेपर, सो ही हैज मेड यूज ऑफ अ स्कॉलर एंड हिज बुक कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी. ओके, सो सबसे पहले इन्होंने, क्योंकि क्वेश्चन सोशलिज्म के बारे में था, तो इन्होंने डिफाइन कर दिया दैट व्हाट इज मेंट बाय द टर्म सोशलिज्म. Then next is socialism arose in the backdrop of the economic inequalities generally due to industrial revolution in England. ठीक है, तो अब ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये एक बैकग्राउंड दे रहे हैं रिगार्डिंग द इमर्जेंस ऑफ सोशलिज्म. ठीक है, कि कैसे सोशलिज्म इमर्ज हुआ. तो इससे आंसर राइटिंग की स्ट्रैटेजी आप सीख सकते हैं. दैट इज कि सबसे पहले जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन का कीवर्ड आप आइडेंटिफाई कीजिए, कीवर्ड के अराउंड उसको डिफाइन कीजिए. आफ्टर दैट यू राइट अ बैकग्राउंड. ठीक है, अगर 20 मार्क का क्वेश्चन है या 15 मार्क का क्वेश्चन है तो डेफिनेटली इट इज नेसेसरी दैट यू राइट अ बैकग्राउंड अबाउट द कॉन्सेप्ट कि कैसे वो इमर्ज हुआ. Next is Karl Marx serves as the prime inspiration for socialism that talks about equal sharing of surplus leading to absolute economic inequality within society. फिर उन्होंने बताया कि कार्ल मार्क्स इसके लिए एक इंस्पिरेशन सर्व करते हैं जिसमें उन्होंने बताया कि इक्वल शेयरिंग ऑफ सरप्लस से एब्सोल्यूट इकोनॉमिक इक्वालिटी आती है विद इन द सोसाइटी. लेकिन इन्होंने बताया कि मार्क्स के बाद भी various forms of socialism emerged because of which C.E.M. Joad said that socialism is like a hat that has lost its shape because everyone wears it. So अब ये क्वेश्चन पर आ रहे हैं जहां पर क्वेश्चन में पूछा गया था, जहां पे C.E.M. जोड का एक स्टेटमेंट था कि सोशलिज्म एक हैट है जिसने अपनी शेप लूज कर दी बिकॉज एवरीवन वियर्स इट. सो दैट इज बिकॉज क्योंकि मार्क्स ने तो एक अपना सोशलिज्म बताया था, लेकिन उसके बाद डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सोशलिज्म इमर्ज, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा वेराइटी हो गई है सोशलिज्म की. कोई एक पर्टिकुलर एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है. ठीक है, हर कोई अपने आप को एक सोशलिस्ट बताना चाहता है. सो जिसमें इन्होंने बताया वन ऑफ द काइंड ऑफ सोशलिज्म वाज इवोल्यूशनरी सोशलिज्म या फेबियन सोशलिज्म, जिसके की थिंकर्स इन्होंने लिखे कार्ल कॉट्स्काय. देन हु सेड सिंस वर्कर्स now have voting rights, there is no need for a worker revolution. Similarly, Edward Bernstein said the combination of socialism and democracy is not just possible but also logical and inevitable. So आप लोगों की हमेशा एक प्रॉब्लम रहती है कि इतना सारा जो कि नोट्स में लिखा हुआ है उसको कम शब्दों में कैसे लिखें. तो इस कॉपी से आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं कि जो भी आपके नोट्स हैं जो कि बहुत ज्यादा वास्ट है, ठीक है, उसको आपको कंसाइज कैसे करना है, उसको आपको एग्जैक्टली कैसे लिखना है. एंड व्हाट आई कैन ऑल्सो इन्फर फ्रॉम दिस कॉपी इज दैट यू हैव टू राइट द की स्कॉलर एंड द की आइडिया. ठीक है, जैसे कि अगर हम फेबियन सोशलिज्म बता रहे हैं तो हमें उसके स्कॉलर का नाम लिखना है और उस स्कॉलर की मेन लाइन क्या थी, मेन आइडिया क्या था, वो हमको बताना है. ठीक है, चलो लेट्स मूव अहेड. फिर इन्होंने बताया कि इसके अलावा जर्मन अदर काइंड बीइंग जर्मन सोशल डेमोक्रेसी एस्पाउस्ड बाय फर्डिनांड लास्ले. सो की वर्ड द आइडिया एंड द मेन थीम बिहाइंड इट which believes in gradual change through democratic consensus building. फिर Emile Pouget and Cyril proposed syndicalism, which is a violent French form of socialism. It aims to establish the authority of worker class over public institutions and goes against Marxist view of a classless society.
उसके बाद ये बता रहे हैं गिल्ड सोशलिज्म, जो कि GDH कोल ने दिया, हु आर्ग्यूड दैट सिंस इकोनॉमिक इंटरेस्ट आर प्राइमरी इंटरेस्ट, इट स्टेट शुड बी कंट्रोल थ्रू वेरियस इकोनॉमिक गिल्ड्स। तो इससे हमें पता चल रहा है कि कैसे डिफरेंट लोगों ने सोशलिज्म को अपने हिसाब से इंटरप्रेट किया है, एंड दैट इज वाई सोशलिज्म इज अ हैट दैट हैज लॉस्ट इट शेप। ही कॉल्ड फॉर, फिर इन्होंने फिर से गिल्ड सोशलिज्म का जो कीवर्ड है वो इन्होंने यूज किया, फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड फंक्शनल पार्लियामेंट। सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज व्हेनेवर एनीथिंग इज आस्क्ड, ठीक है, यहाँ पे 20 मार्क्स में जैसे सोशलिज्म, यहाँ पे हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशलिज्म बताने थे, तो वो तो बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है, तो आपको क्या करना है, डिफरेंट फॉर्म्स जो है फॉर्म्स लिखना है, की स्कॉलर लिखना है, और उसका मेन कीवर्ड यू हैव टू राइट। डॉक्टर्स वुड रिप्रेजेंट डॉक्टर्स, वर्कर्स वुड रिप्रेजेंट वर्कर्स, एक्सेट्रा। फिर यहाँ पर क्या है, ड्यू टू वेरियस, अब इन्होंने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सोशलिज्म बता दिया, इवोल्यूशनरी बता दिया, सिंडिकलिज्म बता दिया, गिल्ड सोशलिज्म बता दिया। नाउ ही इज कमिंग अप टू अ पॉइंट, ठीक है, जो और सब्सटैंशिएट कर रहे हैं कि कैसे सोशलिज्म एक हैट है विच इज लॉस्ट इट शेप। ड्यू टू वेरियस कंफ्यूजिंग फॉर्म्स ऑफ सोशलिज्म, विंस्टन चर्चिल डिस्क्राइब सोशलिज्म एज इक्वल शेयरिंग ऑफ मिजरी। अगर आपको ये बात नहीं पता थी कि विंस्टन चर्चिल ने सोशलिज्म को ऐसे बताया है, तो ये आपके लिए एक वैल्यू एडिशन है, एंड यू कैन नोट इट डाउन इन योर नोट्स। सो टॉपर कॉपीज आर ऑल्सो अ सोर्स ऑफ वैल्यू एडिशन, ठीक है। फिर बट द रेलिवेंस ऑफ सोशलिज्म, अब क्वेश्चन क्या था, एक तो लॉस्ट इट शेप, दूसरी चीज थी कि उसकी रेलिवेंस क्या है। सो नाउ ही इज कमिंग अपॉन द रेलिवेंस हैज इंक्रीज पर्टिकुलरली आफ्टर द वर्क अगेन अ स्कॉलर, ठीक है, कौन से स्कॉलर के वर्क में हमको मिल रहा है, थॉमस पिकेटी ऑल्सो कॉल्ड एज मॉडर्न मार्क्स, उनके वर्क के बाद सोशलिज्म का रेलिवेंस बढ़ गया है। तो यहाँ पर फिर इन्होंने क्या लिखा है कि उनका वर्क है कैपिटलिज्म इन द 21st सेंचुरी, ये यहाँ पे गलत लिख दिया है इन्होंने। पिकेटी डिस्क्राइब्स द राइजिंग सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज इन सोसाइटी एंड सेज द लेवल ऑफ इनइक्वालिटी हैज रीच्ड टू इनटॉलरेबल लेवल्स। अगेन स्कॉलर का वर्क और उसकी की लाइन आपको लिखनी है, ठीक है। चलो, according to World Inequality Report, world's top 10% own 77% of wealth, while bottom half owns just 2%. After COVID-19, अब यहाँ पर देखो COVID-19 को यूज कर, he is making use of COVID-19, he is making use of World Inequality Report. मैं काफी बार आप लोगों को कहती रहती हूँ कि हमेशा आप स्टैटिक की जो भी थ्योरी पढ़ रहे हैं, जो भी आइडियोलॉजी पढ़ रहे हैं, ऑलवेज लिंक इट विद द करंट। सो ही हैज एप्टली लिंक्ड इट। अब ये जो वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट है, ये तो आप GS में भी पढ़ते हो, बट इट इज ऑल अबाउट मेकिंग लिंकेजेस, ठीक है। तो ये यहाँ पर वो लिंकेज बना रहे हैं, एंड ऑल्सो क्योंकि कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस पूछा गया है, तो यहाँ पे तो ऑब्वियसली आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है। इस बाउंड टू इमर्ज एज इकोनॉमिस्ट प्रिडिक्ट अ के शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी। तो इकोनॉमिक्स इनइक्वालिटी से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो सब ये बता रहे हैं टू emphasize the significance of socialism in the contemporary times, wherein wealth of higher classes would increase and of the lower classes decrease. फिर लास्ट में इन्होंने लिखा है कि अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल दिस इनइक्वालिटी लीड्स टू रिवोल्यूशन, हेंस सोशलिज्म हेल्प्स टू ब्रिज सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी। सो दिस इज वेरी ट्रू, ठीक है, इन्होंने एप्टली एक्सप्लेन कर दिया है। और कंक्लूजन में देखो, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि एक कॉन्सेप्ट को दूसरे कॉन्सेप्ट से लिंक करो, तो इन्होंने कितने अच्छे से, सोशलिज्म पे क्वेश्चन था एंड ही इज लिंकिंग इट विद एरिस्टोटल्स थ्योरी ऑफ रिवोल्यूशन। सो यू शुड ऑल्सो लर्न टू मेक दीज लिंकेजेस। अगर आपको फिर भी नहीं आ रहे तो एटलीस्ट यहाँ से कॉपी पेस्ट आप कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलेबोरेट ऑन ऑरोबिंदोज थ्योरी ऑफ नेशनलिज्म, टू व्हाट एक्सटेंट इट वुड बी अप्रोप्रिएट टू कॉल हिम प्रॉफिट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है। इट इज आस्किंग कि औरोबिंदो की थ्योरी ऑफ नेशनलिज्म बता दो, और किस एक्सटेंट तक ये सही रहेगा कि हम उनको प्रॉफिट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म बुलाएं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कीवर्ड आइडेंटिफाई करना है। कीवर्ड कौन है यहाँ पे, औरोबिंदो घोष। तो सबसे पहले हम किसके बारे में लिखेंगे, औरोबिंदो घोष के बारे में। सो ही इज ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग। इन्होंने सबसे पहले बताया कि औरोबिंदो घोष योगी हैं, पोएट हैं, पॉलिटिकल फिलोसफर हैं, नेशनलिस्ट हैं, एंड बिलोंगिंग टू द एक्सट्रीमिस्ट फैक्शन ऑफ फ्रीडम मूवमेंट। अब इसी तरह का इंट्रोडक्शन आपको भी औरोबिंदो घोष पे प्रिपेयर करना है, शॉर्ट, क्रिस्प एंड स्वीट, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बताया कि औरबिंदो घोष अनहैप्पी थे, मॉडरेट अप्रोच ऑफ कांग्रेस लीडर्स, ठीक है। इन्होंने सिर्फ इतना नहीं लिखा मॉडरेट अप्रोच, ही इज राइटिंग अबाउट लीडर्स लाइक SN बैनर्जी, फिरोज शाह मेहता, एंड क्रिटिसाइज देम फॉर सेइंग इंडिया वाज नॉट अ नेशन बट अ नेशन इन द मेकिंग। तो सुरेंद्रनाथ बैनर्जी वगैरह ऐसा बोलते थे कि इंडिया एक नेशन नहीं है, नेशन इन द मेकिंग है। ये बात औरबिंदो को अच्छी नहीं लगती थी। सो अगेन ही इज प्रोवाइडिंग अ कॉन्टेक्स्ट विद इन विच औरबिंदो थ्योरी ऑफ नेशनलिज्म इमर्ज, ठीक है। तो इन्होंने पहले एक कॉन्टेक्स्ट अपना बता दिया कि कैसे औरबिंदो की थ्योरी ऑफ नेशनलिज्म इमर्ज हो रही है।
फिर अब ये औरबिंदो पे है कि औरबिंदो का आर्टिकल द न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड, ही सेज दैट कांग्रेस वाज फॉलोइंग फॉर द ब्रिटिश एजेंडा ऑफ बिल्डिंग फॉल्स प्रोपेगेंडा दैट इंडिया वाज नेवर अ नेशन बट जस्ट अ ज्योग्राफिकल एंटिटी। ब्रिटिशर्स का ये एजेंडा था, वो बोलते थे कि इंडिया तो कभी नेशन था ही नहीं, वो बस एक ज्योग्राफिकल एंटिटी है। सो ही इज मेकिंग यूज ऑफ द कीवर्ड्स। फिर घोष राइट्स दैट इंडिया हैज एग्जिस्टेड एज अ नेशन बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश एंड भारत माता। अब इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इन्होंने थिंकर के बारे में लिखा, फिर उन्होंने बताया कि घोष किस बात से गुस्सा थे और कैसे उन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ नेशनलिज्म फिर दी, जिसमें उन्होंने बताया कि इंडिया हमेशा से एक नेशन था, ब्रिटिशर्स के आने से पहले भी वो एक नेशन था और भारत माता उसका कंक्रीट मैनिफेस्टेशन है। फिर इंडियाज आइडेंटिटी एज अ नेशन, अगेन ही सेड इंडियाज, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से बहुत ही अच्छे से लिंक करते हैं ये। ही सेड इंडियाज आइडेंटिटी एज अ नेशन डिड नॉट डिपेंड अपॉन कांग्रेस पंडाल्स। ठीक है, तो जो भी औरबिंदो के कीवर्ड्स थे उसको ये हमेशा डबल, जो भी डबल इन्वर्टेड कॉमास में है ना, दैट इज द एग्जैक्ट कीवर्ड ऑफ औरबिंदो एंड या जहां भी जो भी डबल इन्वर्टेड कॉमास में, दैट इज द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्कॉलर। और ये बहुत जगह उसको यूज कर रहे हैं, आप लोग खुद भी देखिएगा। ठीक है, चलो फिर टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम हर्डर्स, फिर ये डिफरेंट इंस्पिरेशंस बता रहे हैं कि किस किस से इन्फ्लुएंस हुए। हर्डर हो गया, हीगल हो गया। हर्डर्स कल्चरल नेशनलिज्म एंड हीगल्स आइडिया ऑफ स्टेट इज अ मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। ही इज एप्टली मेकिंग यूज ऑफ की स्कॉलर्स, उनके की वर्ड्स, इस पे बहुत ज्यादा ध्यान दो तुम लोग। ठीक है, साथ में इट विद विवेकानंद न्यू वेदांतिज्म, तो इन्होंने एक पैराग्राफ में तीनों थिंकर्स बता दिए जिससे औरबिंदो इन्फ्लुएंस हुए थे। नेशनलिज्म इज अ रिलीजन दैट, और ये भी बता दिया कि औरबिंदो ने क्या बोला है कि नेशनलिज्म इज अ रिलीजन दैट कम्स फ्रॉम गॉड। ओके, अब ये क्या कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट बता रहे हैं औरबिंदो की थ्योरी ऑफ नेशनलिज्म। जैसे कि पहले औरबिंदो ने बोला हमेशा से एक नेशन था, भारत माता उसका कॉन्क्रीट मैनिफेस्टेशन है। दूसरा एस्पेक्ट इन्होंने बताया कि तीन थिंकर्स से वो इन्फ्लुएंस था, जैसे कि विवेकानंद हो गया, हर्डर हो गए, हीगल हो गए, और फिर औरबिंदो ने बोला कि नेशनलिज्म इज अ रिलीजन दैट कम्स फ्रॉम गॉड। फिर उन्होंने बोला कि अगर यूथ आर रिलीजियस दे हैव टू अडॉप्ट न्यू रिलीजन दैट इज nationalism. He says every nation has its unique identity and blind imitation of West would lead to self destruction. तो अब ये डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स बता रहे हैं, एक पॉइंट में एक बात करते हैं, एक पैराग्राफ में एक पॉइंट की बात करते हैं, फिर दूसरा पैराग्राफ चेंज करके कुछ दूसरी बात लिखते हैं। ओके, सो यू शुड ऑल्सो नो दिस दैट whenever you are writing a new point, whenever you are writing a new idea or dimension, you have to change the paragraph. Okay, और कुछ ऐसा बीच में सब हेडिंग्स नहीं यूज करनी है आपको अपना नई बात कहने के लिए, आप बस अपना पैराग्राफ चेंज करो। दैट इज एविटेबल टू द एग्जामिनर दैट नाउ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग न्यू। He argued that the liberation of India is not just necessary for Indians, but for the world, as India is the world's spiritual leader. According to him, India had fallen to tamas and colonialism was a hammer of God to wake it up to its original purpose. ठीक है, ध्यान दो इन सब शब्दों पे, अगर तुम्हें भी औरबिंदो पे क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है, तो तुम्हें भी ऐसे ध्यान देना है। इससे अच्छा आंसर लिख सकते हो आप तो, क्योंकि आप ऑलरेडी एक अच्छा आंसर देख रहे हो, इसमें तुम लोग और सोचो कि और क्या वैल्यू एडिशन कर सकते हो एंड ट्राई टू राइट अ गुड आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट में इन्होंने लिखा है कि डॉक्टर करम सिंह इन हिज वर्क प्रॉफिट ऑफ नेशनलिज्म प्रेजेस औरबिंदो घोष फॉर सिंथेसाइजिंग रैशनैलिटी ऑफ द वेस्ट एंड स्पिरिचुअलिटी ऑफ द ईस्ट। According to Ghosh, to realize Swaraj, there is a need for passive resistance. This was taken as an inspiration by Mahatma Gandhi for his Swaraj and Satyagrah. According to Tagore, through the voice of Ghosh, India will spread its message. ठीक है, तो मैं हमेशा आप लोगों को एक फ्लो बताती हूँ, जैसे जब भी थिंकर के ऊपर क्वेश्चन लिखना होता है मैं आपको यही बताती हूँ। यू राइट ब्रीफली अबाउट द थिंकर, यू राइट द बैकग्राउंड, बॉडी में जो पूछा है, जैसे यहाँ पे थ्योरी ऑफ नेशनलिज्म पूछा है उसको लिखो 3-4 पैराग्राफ में। कंक्लूजन में यू राइट अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ द थिंक। इस कंक्लूजन से तुम कहीं से भी ये नहीं कह सकते हो कि सिग्निफिकेंस नहीं लिखी हुई, बहुत ही अच्छे से लिखी हुई है, जैसे कि करम सिंह ने प्रेज किया अपनी बुक में। ठीक है, फिर औरबिंदो ने पैसिव रेजिस्टेंस बोला जो कि महात्मा गांधी ने यूज किया, एंड रविन्द्रनाथ टैगोर, तीन लोगों, तीन स्कॉलर्स का सिग्निफिकेंस बताया इन्होंने, तीन स्कॉलर्स ने औरबिंदो के बारे में क्या क्या अच्छी अच्छी बातें कही है। इज दिस फाइन? ठीक है, चलो सभी लोग औरबिंदो पे आंसर लिखेंगे अब। ठीक है, क्योंकि औरबिंदो की थ्योरी ऑफ नेशनलिज्म पे क्वेश्चन आता ही आता है। अब आप लोग भी एक बढ़िया सा आंसर लिखेंगे औरबिंदो की थ्योरी ऑफ नेशनलिज्म पे। ओके, चलो
आप लोग चाहे तो कमेंट सेक्शन में उसकी फोटो भी डाल सकते हैं। आई विल गिव अ थम्स अप ऑन द बेस्ट आंसर ऑफ ऑरोबिंदोज थ्योरी ऑफ नेशनलिज्म। ठीक है, चलो एक कंपटीशन कर लेते हैं हम लोग। सभी लोग अपना आंसर लिखेंगे, उसकी फोटो चैट सेक्शन में डालेंगे, एंड द बेस्ट आंसर आई विल बी इवेल्युएटिंग इट एंड विल बी गिविंग अ थम्स अप ऑन इट। चलो लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आज के सेशन का। सो द क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लेजिटिमेशन क्राइसिस? चलो लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आज के सेशन का। सो द क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लेजिटिमेशन क्राइसिस? डिस्कस द वेज इन विच स्टेट्स ट्राई टू गेन लेजिटिमेसी। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से समझ आ रहा है। पूछ रहा है लेजिटिमेशन क्राइसिस क्या होता है और वेज बताओ जिससे स्टेट्स लेजिटिमेसी गेन करने की कोशिश करते हैं। सो कीवर्ड क्या है? लेजिटिमेसी। So legitimacy is the acceptance of an authority, unusually of a governing law or regime. Political theories have been written to gain legitimacy and acceptance from people towards the authority of the state. So simply इन्होंने बता दिया कि legitimacy क्या होती है? Acceptance of an authority, usually जो कि एक governing law या regime है. Political theories लिखी गई हैं to gain legitimacy and acceptance from people towards the authority of the state. ठीक है, फिर इन्होंने की स्कॉलर बताया कौन एसोसिएटेड है लेजिटिमेसी से? मैक्स वेबर। ओके, जिन्होंने कार्ल मार्क्स को क्रिटिसाइज किया फॉर प्रिडिक्टिंग पीपल वुड इवेंचुअली ओवरथ्रो द स्टेट। सो मैक्स वीवर ने लेजिटिमेसी का कॉन्सेप्ट दिया, जिन्होंने कार्ल मार्क्स को क्रिटिसाइज किया क्योंकि कार्ल मार्क्स ने ऐसा बोला कि लोग स्टेट को ओवरथ्रो करेंगे। देन अकॉर्डिंग टू वीवर, स्टेट डज नॉट रूल थ्रू नेकेड पावर बट थ्रू पीपल्स लेजिटिमेसी। ठीक है, सो दिस इज की वीवर बोल रहे हैं कि स्टेट कैसे रूल करता है? लोगों की लेजिटिमेसी लेकर, मतलब लोग चाहते हैं, लोग उसको कंसेंट दे रहे हैं कि हाँ ठीक है आप हमको रूल करो। फिर however neo Marxist Habermas gave the concept of legitimation crisis। अगेन एक बहुत ही सेट पैटर्न फॉलो करते हैं। सबसे पहले ब्रीफली कॉन्सेप्ट के बारे में बताते हैं, फिर बैकग्राउंड बताते हैं कि कैसे लेजिटिमेशन क्राइसिस, क्योंकि क्वेश्चन किसके बारे में था, एक बार फिर से देखते हैं क्वेश्चन किसके बारे में था। क्वेश्चन था कि लेजिटिमेशन क्राइसिस क्या होता है और वेज क्या है जिससे लेजिटिमेसी गेन की जाती है। तो पहले ये बता रहे हैं कि लेजिटिमेशन क्राइसिस का कॉन्सेप्ट कैसे आया, क्यों आया? क्योंकि वीवर ने बोला कि लेजिटिमेसी जैसा एक कॉन्सेप्ट है, बट न्यू मार्क्सिस्ट जैसे हेबरमार्क ने लेजिटिमेशन क्राइसिस का कॉन्सेप्ट दिया, जहां पे उन्होंने क्रिटिसाइज किया द conceptualization and basis of welfare states. He says that welfare states are based on two conflicting principles of capitalism and socialism. अब यहाँ पर मैंने एक लाइन लिखी हुई है, यू शुड लर्न हाउ टू राइट कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स इन सिंपल लैंग्वेज। अब देखो इन्होंने जो ये लिखा हुआ है ना, अगर जिसका सब्जेक्ट भी नहीं हो PSIR, अगर वो भी इसको पढ़ लेना तो उसको 50-60% तो समझ आ जाएगा कि हाँ लेजिटिमेशन क्राइसिस क्या होता है और लेजिटिमेसी क्या होता है। तो आपको भी अपने आंसर को ऐसे ही सिंपल लैंग्वेज में लिखना है कि अगर किसी को नहीं भी आता है तो उसे भी समझ आ जाए कि हाँ लेजिटिमेशन क्राइसिस ये होता है। ठीक है, चलो फिर ही आर्ग्यूज, किसी एग्जामिनर के दिमाग पे आपको लोड नहीं डालना है, आपको बर्डन नहीं डालना है, उसके लिए चीजें आसान करो, कॉम्प्लेक्स मत करो, उसको खुश रखो क्योंकि वही आपको नंबर देने वाला है। ठीक है, चलो he argues that in normal times, the state would collect taxes from capitalists and use it for the welfare of people. However, in times of crisis, the state would adopt rolling back of subsidies and other austerity measures. ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है कि जो हेबरमास उन्होंने दिया लेजिटिमेशन क्राइसिस का कॉन्सेप्ट। सो हेबरमास ने बोला कि इट इज अ बिटवीन टू कॉन्फ्लिक्टिंग कॉन्सेप्ट्स लाइक कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। तो ये जो स्टेट है जब नॉर्मल टाइम चलेंगे तब तो सब्सिडीज वगैरह देगा, लेकिन जब इकोनॉमिक क्राइसिस फेस करेगा तब सब्सिडीज वगैरह रोल बैक होंगी। सो दिस इज हाउ ही इज टेलिंग व्हाट इज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म। और इससे क्या होगा, जब स्टेट सब्सिडीज और ये सब वापस लेगा तो लोग रिवोल्ट करेंगे एंड दिस वुड लीड टू अ लेजिटिमेशन क्राइसिस एंड लीड टू अ वर्कर्स रिवोल्यूशन। दिस कॉन्सेप्ट ऑफ लेजिटिमेशन क्राइसिस, अब अगेन कुछ और पॉइंट लिखने जा रहे हैं तो पैराग्राफ चेंज कर दिया, वॉज मैनिफेस्ट इन वेनेजुएला एंड ग्रीस। कंटेम्परेरी एग्जाम्पल दे दें कि आज की डेट में कहां पर देखने को मिल रहा है। एज बोथ फॉलोड वेलफेयरिज्म एज ए स्टेट पॉलिसी बट इन टाइम्स ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन बोथ सॉ मैसिव प्रोटेस्ट फ्रॉम वर्कर्स एंड द पुअर व्हेन द स्टेट वाज फोर्स्ड टू रोल बैक इट्स वेलफेयर मेजर्स। अब अगर तुम लोगों को नहीं पता है कि वेनेजुएला और ग्रीस में क्या हुआ तो क्या करना है आप लोगों को, यू हैव टू गूगल इट। ठीक है, क्या हुआ वहां पे, थोड़े अपना नॉलेज बढ़ाओ। फिर नेक्स्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू एंथनी किंग, फिर से बता रहे हैं कि लेजिटिमेशन क्राइसिस में एक और स्कॉलर एंथनी किंग ने बताया कि ये किस लिए होता है। एंथनी किंग का कीवर्ड था गवर्नमेंट ओवरलोड, उसको यूज कर लिया इन्होंने। wherein the capacity of government is overstripped by the demands of the population.
फिर कार्ल मार्क्स ने क्या बोला, कैपिटलिज्म सोज द सीड्स ऑफ इट्स ओन डिस्ट्रक्शन। ठीक है, देन अब इन्होंने बताया, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, एक पूछा लेजिटिमेशन क्राइसिस, तो लेजिटिमेशन क्राइसिस के लिए इन्होंने क्या किया, एक्सप्लेन कर दिया, हेबरमास ने क्या बोला, कार्ल मार्क्स ने क्या बोला, एंथनी किंग ने क्या बोला, कहाँ पर देखने को मिला। उसके बाद क्वेश्चन का एक सेकेंड पार्ट था विच वाज आस्किंग कि क्या तरीके हो सकते हैं जिससे लेजिटिमेशन क्राइसिस को डील, तो इन्होंने बताया to avoid legitimation crisis, state gives fundamental rights to citizens, independent judiciary, freedom of press, freedom of speech and expression, freedom to form association। इसको अगर आप चाहो तो you can write in point format as well। फिर अगेन फिर से एक और स्कॉलर, रुचिर शर्मा's book 10 rules of successful nations, this is a value addition, you can add it in your notes if you don't have it। ठीक है, ऑल द सक्सेसफुल नेशंस प्रोवाइड फीडबैक मैकेनिज्म टू सिटीजंस फॉर इफेक्टिव ग्रीवांस रिड्रेसल, तो ताकि लेजिटिमेशन क्राइसिस नहीं हो। ठीक है, ताकि लोगों को लगे कि स्टेट उनके लिए कुछ कर रहा है, वेलफेयर प्रोविजंस है, फंडामेंटल राइट्स हो गए, इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो गई, फ्रीडम ऑफ प्रेस हो गया, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन हो गया, फीडबैक मैकेनिज्म हो गया, एक्सेट्रा। फिर लास्ट में इन्होंने एप्लीकेशन लिख दी कि जैसे कि इंडिया में हमारे आर्टिकल 371 है, हमारे पास आरटीआई है, सोशल ऑडिट है, देन नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, तो इस तरह का। सो आई ऑलवेज टेल यू कि आप कंक्लूजन में हमेशा सिग्निफिकेंस लिख सकते हैं, एप्लीकेशन लिख सकते हैं, एंड ही हैज टॉक्ड अबाउट इट्स एप्लीकेशन इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। So I hope you learned a lot from this topper copy analysis. We will be coming up with more topper copy analysis. Thank you for watching this video. Good luck.